ऑनलाइन कक्षा के सभी छात्रों को आज के इस एपिसोड में नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा ये जो एपिसोड है एमए उत्तरार्ध भाषा विज्ञान, जो कि हमारी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 5वां प्रश्न पत्र है। और भाषा विज्ञान का ये जो पाठ्यक्रम है आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसमें छोटे छोटे खंडों के रूप में कई प्रकार की चीज़ें हमारे को देखने को मिलती हैं। तो आज का हमारा ये जो उद्बोधन है, आज का मेरा जो उद्बोधन है वो भाषा विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसमें वाक्य विज्ञान से संबंधित है। देखिए, भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि सबसे पहले ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, इस प्रकार की जो सारी प्रक्रियाएं वो हमारे को देखने को मिलती है। और भाषा विज्ञान की जो एक इकाई है वो है वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान से संबंधित काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हमारे को इसमें देखने को मिलती है। देखिए, वाक्य विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत है। उसमें हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन सी उनकी संरचना होती है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमारे को देखना पड़ता है। तो देखिए, ध्वनि विज्ञान जो है, हम यह मान सकते हैं कि वाक्य विज्ञान एक प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से भाषा विज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी इकाई मानी जा सकती है। क्योंकि भाषा में जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले छोटी जो इकाई है वो ध्वनि होती है। ध्वनि के सम्मिश्रण से हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों के सम्मिश्रण से हम बाद में वाक्य बनाते हैं। तो वाक्यों की जो स्थिति होती है वही हमारे भावों को मुख्य रूप से प्रकट करती है। अब देखने की बात यह कि वाक्य हम देखते हैं कि कई प्रकार से बहुत सारे वाक्य होते हैं। कोई वाक्य छोटे भी होते हैं, कई वाक्य बड़े भी होते हैं। और वाक्यों का जो विभाजन है, वाक्यों का जो वर्गीकरण है, वो एक्चुअल में हम कई प्रकार से कर सकते हैं। किसी एक वाक्य को किसी एक आधार पर निश्चित नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वाक्य है, हम ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम मोटे आधारों पर उसके 2-3 रूप तो निर्धारित कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहली चीज होती है रचना के आधार पर। आप देखिए, हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के समय वाक्यों के बारे में कई प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूछ लिया जाता है कि राम ने रोटी खाई, ये किस प्रकार का वाक्य है। अब हम देखते हैं कि कैसे बताएं। उसके जो विकल्प हमारे पास बहुत सारे हैं। मान लो व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं हमारे, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इस टाइप से होते हैं। अब हम राम ने रोटी खाई मान लीजिए सरल वाक्य भी बता सकते हैं। इसी टाइप से हम देखते हैं काल की दृष्टि से, ये भूतकाल का है या वर्तमान काल का है या किसी और काल का है, मतलब भविष्य काल का है, यह भी स्थिति हमारी हो सकती है। इसी प्रकार से जो है मतलब अर्थ की दृष्टि से हम देखते हैं कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, कई प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए, एक ही वाक्य की जो स्थिति होती है वो कई प्रकार से होती है, विभिन्न रूपों में होती है। तो आज का महत्वपूर्ण सबसे जो चीज है वो देखने की बात की कि भाई सबसे पहले हम ये समझें कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के कौन कौन से भाग होते हैं, वाक्य के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनके आधार पर हम वाक्यों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, वाक्य की इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई वाक्य क्या है। यानी पहले तो ये जो वाक्य विज्ञान है, इस वाक्य विज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है। वाक्य विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें हम ये देखते हैं कि वाक्य का अर्थ और परिभाषा, वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य की वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण, ये सारी चीजें हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। इन सारी चीजों के अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वाक्य की अंग, यानी वाक्य के कितने अंग होते हैं या कितने भाग होते हैं, इसको भी हमारे को महत्वपूर्ण रूप से देखना होता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमारे को यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, वाक्य जो होता है उस वाक्य का हमारे को विभाजन करना पड़ता है और विभाजन के आधार पर उसका अध्ययन अध्यापन पूरी तरह करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे अगर हम वाक्य की परिभाषा लेते हैं तो सामान्य परिभाषा तो यही है कि भाई वाक्य
शब्दों का ऐसा समूह है जो कारक चिन्हों से या परसर्गों से आदि से युक्त होकर के और वक्ता के भावों को क्या करता है, पूरी तरह प्रकट कर देता है, लेखक के विचारधारा को प्रकट कर देता है और श्रोता यानी सामने वाला अपनी बात को समझ सकता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वाक्य के लिए ये सारी चीजें आवश्यक भी नहीं होती है। वाक्य कई बार एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने पूछा किसी से कि भाई क्या आप पानी पीओगे, सामने वाले ने हमारे को उत्तर दिया हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ मैं पानी पीऊंगा, यानी उसके एक शब्द में, एक हाँ में वाक्य का पूरा रूप छिपा हुआ है। तो परिभाषाएं अपनी जगह हो सकती है। परिभाषाओं को हम क्या कर सकते हैं, केवल एक हमारे सामान्य समझ के रूप में मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि हमारा मन की जो मनोभावनाएं जिस रूप में व्यक्त हो सकती है वो एक प्रकार से हमारे वाक्य को ग्रहण कर सकती है। देखिए आज मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज इस संदर्भ में आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है कि वाक्य के अंग क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम वाक्य के अंगों से परिचित नहीं होंगे तब तक आगे उसके वाक्य का जो संश्लेषण होता है, वाक्य का जो विश्लेषण होता है, वाक्य की जो रचना होती है, उसके जो प्रकार है, उसके जो भेद है, वाक्यों में किन कारण से परिवर्तन होता है, वाक्यों में उनकी जो शब्दावली किस तरीके से आगे पीछे होने के बावजूद भी अपने अर्थों को प्रकट करने में कई बार सक्षम हो जाती है, कई बार असक्षम रहती है। तो वो सारी चीजें क्या कारण है, ये सारी चीजें हमारे को तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब हम वाक्य के इन अंगों के बारे में जान लेंगे। देखिए आप व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से वाक्य के सबसे महत्वपूर्ण रूप से दो अंग माने गए हैं। उसको हम बोलते हैं, वाक्य के दो अंग माने गए हैं, एक तो कहलाता है उद्देश्य और दूसरा कहलाता है विधेय, यानी कि इनको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में जानते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि उद्देश्य और विधेय। देखिए कोई भी वाक्य होता है उसके दो भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखता हूं आपके सामने यहां पर, राम घर जाता है। अब सवाल यह है कि यह उद्देश्य और विधेय क्या चीज है। प्राय हम सामान्य रूप से सामान्य भाषा में अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई इसमें कर्ता क्या है, तो हर व्यक्ति, हर छात्र हमारे को यह कह देगा कि राम इसमें जो है कर्ता है। और क्या काम कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, वो घर जाने की क्रिया कर रहा है। तो इसको अपन क्या मानते हैं, क्रिया के रूप में मान लेते हैं। तो प्राय ज्यादातर समझने समझाने के लिए कर्ता को हम मान लेते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो कर्ता और उद्देश्य दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, प्रथम उद्देश्य और दूसरा विधेय। सबसे पहले उद्देश्य की परिभाषा, यानी उद्देश्य की परिभाषा के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य के नाम से जानते हैं। यहाँ हम सीधे सीधे बात करें, राम घर जाता है या दिनेश पानी पीता है, तो हम देखते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, या हमारी राम के बारे में या दिनेश के बारे में बात हो रही है। तो राम या दिनेश जो भी है हमारा, वो क्या कहलाएगा, वो उद्देश्य कहलाएगा। और उसके बारे में हम जो कुछ भी कह रहे हैं, उसके बारे में हम जो बोल रहे हैं कि भाई घर जाता है या पानी पीता है या जो कुछ भी है, वो सारा का सारा जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, हमारा विधेय कहलाता है। यानी कि इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वाक्य में जब किसी के बारे में बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है, सब्जेक्ट यानी कि विषय, देखिए आप बहुत सीधा सीधा पकड़ में आता है कि जिसके विषय में बात की जाए वह वस्तु या व्यक्ति या जो भी चीज है, वो सारी की सारी हमारी कहलाती है उद्देश्य। और इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उस सारी चीज को हम मानते हैं विधेय। यानी कि दिनेश घर जाता है, दिनेश के बारे में हमने बात करी है, इसलिए दिनेश क्या कहलाएगा, हमारा उद्देश्य कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, यानी कि विषय कहते हैं। दूसरा, उसके दिनेश के बारे में क्या बोल रहे हैं हम, ये वह घर जाता है या पानी पीता है या जो कुछ भी है, वो सारा का सारा हमारा कहलाएगा विधेय। तो प्रत्येक वाक्य के दो भाग हो गए हमारे, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए आप, ज्यादातर सामान्य जो व्याकरण की पुस्तकें हैं और सामान्य जो किताबें हैं, उनमें हम प्राय क्या करते हैं, कर्ता और क्रिया को मान लेते हैं। ठीक है, कर्ता और क्रिया हम मानते हैं कि वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होता है। परंतु
कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है कि हम किसी वाक्य में बिना कर्ता के भी सारी प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए मैं छोटा सा वाक्य लिखता हूं आपके यहां पर, पतंग उड़ती है। अब देखिए आप, पतंग उड़ती है, यह एक वाक्य है। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं इस वाक्य का विश्लेषण कर कीजिए, इस वाक्य में क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है, यह बताइए। तो हम आसानी से बता देंगे किसके बारे में बात हो रही है, पतंग के बारे में बात हो रही है। तो पतंग क्या कहलाएगी, हमारी उद्देश्य कहलाएगी। और पतंग के बारे में हम क्या कह रहे हैं, वो उड़ती है, तो ये उड़ती है क्या कहलाएगा, ये हमारा विधेय कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहूं आपसे कि भाई इस वाक्य में कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, तो फिर हमारे सामने एक समस्या पैदा हो जाती है। कैसे? कर्ता की अब तक हम जो परिभाषा पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, जो क्रिया को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पर पतंग क्या क्रिया कर रही है? क्यों? पतंग तो निर्जीव वस्तु है, वो स्वयं तो कोई क्रिया कर ही नहीं सकती, पतंग को तो कोई दूसरा उड़ाएगा, तब जाके उसकी प्रक्रिया होगी। तो पतंग उड़ती है। अब इसमें देखिए, पतंग हमारी क्या है, उद्देश्य तो है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन वो कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि पतंग की क्रिया को कराने वाला कोई दूसरा जो होगा, वो दूसरा उसका कर्ता कहलाएगा। मान लीजिए हम लिखते हैं कि राम पतंग उड़ाता है, तो राम क्या कहलाएगा हमारा, दिनेश पतंग उड़ाता है, दिनेश क्या कहलाएगा हमारा, कर्ता कहलाएगा। और कर्ता कहलाने के साथ साथ वो क्या करेगा, वो उद्देश्य भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम राम या दिनेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो स्थिति है हमारी, प्राय वाक्य के दो भाग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्राय सामान्य पुस्तकों के अंदर उद्देश्य और कर्ता को एक ही मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट और कर्ता दोनों अलग अलग होते हैं। कर्ता वही होता है जो किसी क्रिया को करने वाला होता है, लेकिन उद्देश्य वो होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कोई भी जो वाक्य होता है वो बिना कर्ता के तो हो सकता है, किंतु बिना उद्देश्य के किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए किसी भी चीज में मान लीजिए सूर्य की गर्मी बहुत तेज है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य की गर्मी बहुत तेज है, यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ एकदम हम ये निर्णय नहीं ले सकते हम कि गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं या सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है और किसकी गर्मी है, सूर्य की है। अब दोनों चीज हमारे लिए मुख्य रूप से बराबर आती है, लेकिन अब ऐसी स्थिति हम कैसे निर्णय करेंगे कि कौन सा तो उद्देश्य है और कौन सा कर्ता है। यहाँ कर्ता तो ही नहीं हम जान रहे हैं, लेकिन उद्देश्य तो हमारा होगा। अब यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य की गर्मी बहुत तेज होती है। तो यहाँ देखने की बात यह है कि मुख्य जो चीज है वो गर्मी के बारे में बात हो रही है हमारी। हमारा जो अर्थ जा रहा है, हमारी जो विचारधारा जा रही है, वो गर्मी की ओर ज्यादा इंडिकेट कर रही है। और गर्मी किससे हो रही है, सूर्य से हो रही है। तो यहाँ देखिए आप, वाक्य के बाद में भी हमारा उद्देश्य आ रहा है। कई बार हम देखते हैं कि सामान्य पुस्तकों में ये लिखा रहता है कि साहब उद्देश्य जो है वाक्य में सबसे पहले आ जाता है और विधेय जो है बाद में आता है, पर ऐसा भी नहीं है। कई बार इसके विपरीत भी हो सकता है। ये सारी जो चीजें होती है, ये सारी की सारी चीजें केवल जो अभिव्यक्ति करने वाला है, जो अपने भावनाओं को प्रकट करने वाला जो वक्ता है या जो लेखक है, उसकी क्षमताओं पर निर्भर करती है कि वो अपनी बात को किस प्रकार से, किस रूप में प्रकट करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने गर्मी के विषय में बात करी है, तो गर्मी हमारा क्या कहलाएगा, वो उद्देश्य कहलाएगा। और गर्मी किसकी हो रही है, वो हो रही है सूर्य की हो रही है। तो सूर्य हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया है क्योंकि कई बार जब हम शब्दों का विभाजन करते हैं, प्राय हम जानते हैं कि शब्द हमारे 8 प्रकार के मानते हैं साधारण दृष्टि से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आदि। तो उन्हीं को उलट फेर करके इधर उधर घुमा दिया जाता है। परंतु ये सारी चीजें देखिए, भाषा विज्ञान के जो नियम होते हैं, वो नियम केवल समझने समझाने के लिए आपस में सामान्य रूप से हो सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की तरह, भौतिक विज्ञान की तरह, रसायन शास्त्र की तरह या जीव विज्ञान की तरह अगर हम वैज्ञानिक नियमों को भाषा विज्ञान के ऊपर लागू करना चाहें तो ये प्राय संभव नहीं होता। क्योंकि भाषा की जो प्रकृति होती है वो पूरी तरह लचीली होती है। भाषा का जो उपयोग होता है वो एक सामान्य अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के और बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी करता है। तो हर व्यक्ति की, हर प्राणी के प्रयोग की जो प्रवृत्ति होती है, भाषा का अलग अलग उसका
उस प्रवृत्ति के अनुसार प्रयोग होता है, इसीलिए उसका रूप, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम, उसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, ये जो सारी चीजें होती हैं वो हमारे को परिवर्तित होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन ये जो हमने नियम बनाए, उन नियमों का इतना सा हमारा मकसद है, इतना सा हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी विचारधारा को दूसरों तक संप्रेषित कर सकें और दूसरे की भावनाओं को हम ग्रहण कर सकें। तो वाक्य विज्ञान ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि भाषा विज्ञान की अपनी विभिन्न इकाइयां हैं। उसमें ध्वनि विज्ञान भी है, उसमें शब्द विज्ञान भी है, उसमें अर्थ विज्ञान भी है, उसमें रूप विज्ञान भी है, उसमें वाक्य विज्ञान भी है, या भाषा के विभिन्न आपस में जो संबंध होते हैं उन संबंधों की जो प्रक्रिया है वो भी हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो वाक्य विज्ञान है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति या कोई भी मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्यों का ही प्रयोग करता है। केवल ध्वनि से हम काम नहीं चलता, केवल शब्दों से हम काम नहीं चला सकते, या केवल जो है मतलब वाक्यों को भी अगर हम अलग अलग रख दें, जैसे मान लीजिए शब्दों को दूर दूर रख दें, मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ कि राम, दिनेश, फिर मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर बोला घर, फिर 5 मिनट बाद हमने कहा जाता, और फिर थोड़ी देर बाद कहा है। इसका मतलब राम, घर, जाता है, ये सारी चीजें हमारे डिस्टेंस में हो गई और अब इनका कोई अर्थ नहीं। ये सब अलग अलग शब्द हो गए। जब तक हम इनका आपस में संयोजन नहीं करेंगे, जब तक इनका आपस में समन्वय नहीं होगा, जब तक हम इनको समय की स्थिति के अनुसार एक साथ उच्चारण करके नहीं बोलेंगे, जब तक इनका कारक चिन्हों के साथ, जब तक इनका उपसर्गों के साथ में आपस में संयोजन नहीं होगा, तब तक ये शब्द अपना अर्थ देने में पूरी तरह असमर्थ रहेंगे। तो जो वाक्य होता है वो वाक्य ही क्या करता है, इन सारी चीजों को आपस में संगठित रखता है, और संगठित रख के और अपनी जो भावनाएं होती है, अपनी जो विचारधारा होती है, उनको प्रकट करने का कार्य करता है। तो देखिए, भाषा विज्ञान की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो महत्वपूर्ण इकाई हमारी वाक्य विज्ञान की होती है। वाक्य विज्ञान के माध्यम से हम सारी प्रक्रियाओं को जो स्पष्ट करते रहते हैं। तो देखिए, वाक्य विज्ञान के अंदर सबसे पहले वाक्य का अर्थ और उसकी परिभाषा को जानना चाहिए कि हमें किस प्रकार से वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो व्याकरणिक दृष्टि से क्या करता है, हमारी भावनाओं को, हमारे अर्थों को पूरी तरह व्यक्त करने में समर्थ होता है। व्याकरणिक दृष्टि केवल एक साहित्यिक दृष्टि की आवश्यकता है, बाकी जो कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा आपका जो वाक्य है वो व्याकरणिक आवश्यकताओं को पूरी करे। क्यों? क्योंकि कई बार कोई भी वाक्य बिना व्याकरण की आवश्यकताओं को पूरी किए भी अपनी भावनाओं को, अपने अर्थों को पूरी तरह प्रकट कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे अर्थ की सहज रूप में स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला शब्दों का जो समूह है, उसको अपन वाक्य की श्रेणी में ले लेते हैं। और शब्दों के समूह का मतलब यहाँ अनिवार्य रूप से हम ये नहीं ले सकते कि साफ शब्द एक से ज्यादा ही हो। एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं, वो आपस में अपने अर्थ को स्पष्ट करने वाले होना चाहिए। तो तभी हमारी वाक्य की सार्थकता बनती है। यानी कि सार्थक शब्दों का जो समूह है, उस सार्थक शब्दों के समूह को हम सामान्य दृष्टि से वाक्य की श्रेणी में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे वाक्य बनेगा तो मोटे तौर पे जो भी वाक्य बनता है उसके हमारे दो भाग हो गए। पहला भाग हमारा क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, और दूसरा भाग हमारा विधेय कहलाएगा। यानी उस वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज उद्देश्य कहलाएगी, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो सारा का सारा विधेय कहलाएगा। जैसे मैंने कहा, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, अब एक वाक्य, अब यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कक्षा के बारे में। क्या कह रहे हैं कि कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र पढ़ रहे हैं सारा का सारा विधेय कहलाएगा। कक्षा क्या कहलाएगी, हमारी उद्देश्य कहलाएगी, सब्जेक्ट कहलाएगी। मान लो मैं कह देता हूँ इसी वाक्य को पलट करके कि छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर छात्र हमारे क्या कहलाएंगे, छात्र हमारा उद्देश्य हो गए, और कक्षा में पढ़ते हैं वो विधेय हो गए। तो ये सारी की सारी जो चीज है वो हमारा एक प्रकार से वाक्य के प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। तो वाक्य के दो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक कहलाता है उद्देश्य और दूसरा कहलाता है विधेय। और उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही हमारे वाक्यों की रचना आगे लगातार जो है बढ़ती रहती है। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, कर्ता और उद्देश्य का अंतर। यानी कि कर्ता का मतलब क्रिया को करने वाला होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सारे कर्ता उद्देश्य हो और सारे उद्देश्य कर्ता ही हो। कर्ता जब भी बनेगा जब वो किसी क्रिया को करेगा। अगर वो किसी क्रिया को नहीं कर रहा है
तो वाक्य का उद्देश्य तो हो सकता है लेकिन कर्ता नहीं बन सकता। यानी कि क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि उद्देश्य जो होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, कर्ता का क्षेत्र सीमित होता है। कर्ता केवल अपनी क्रिया तक सीमित रहता है लेकिन उद्देश्य बिना क्रिया के भी हो सकता है। यानी बिना उद्देश्य के हम किसी वाक्य की रचना नहीं कर सकते हैं, बिना कर्ता के हमारे वाक्य की रचना फिर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कागज का रंग नीला है। अब देखिए आप, कागज का रंग नीला है, क्या ये वाक्य नहीं है? बिल्कुल वाक्य है। अब इसमें कर्ता का कोई कर्ता नहीं लेकिन उद्देश्य है और विधेय। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कागज के बारे में बात कर रहे हैं। कागज हमारा उद्देश्य कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, और उसके बारे में क्या कर रहे हैं? उसका रंग नीला है। यानी ये जो सारी चीजें हमारी क्या कहलाएगी? वो विधेय की श्रेणी रहेगी। तो छात्रों, आज का ये जो हमारा एपिसोड है वाक्य के उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट करने वाला है। अगर आपको हमारा ये उद्बोधन, हमारा ये चैनल पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपना जो ज्ञानवर्धन है वो लगातार हमारे इन एपिसोडों से आप करते रहें। धन्यवाद।